दिल्ली में प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी 36% तक पहुंच गई है और ये इस सीजन में सबसे ज्यादा है। हालांकि पिछले साल पराली के धुएं की हिस्सेदारी 44% तक पहुंची थी। पंजाब और हरियाणा में चलने वाली पराली की संख्या में भी बहुत तेजी देखने को मिली है। बुधवार के दिन इस तरह की आग की 2912 घटनाएं दर्ज हो गई हैं। तो हवा की रफ्तार थमने से भी मुसीबत ज्यादा बढ़ी है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रभूषण, जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं और सीईओ हैं आई फॉरेस्ट के। स्वागत है चंद्रभूषण आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू पूर्णिमा। तो चंद्रभूषण, ये वायु प्रदूषण में जो ये स्टबल बर्निंग है, पराली जलाने के धुएं की जो हिस्सेदारी है, वो 36% तक पहुंच गई है। बहुत बड़ी समस्या है। दिल्ली में AQI लेवल 400 पार कर गया। जी, अभी पीक बर्निंग सीजन है स्टबल का, क्योंकि अभी हार्वेस्टिंग खत्म हुई है पैडी का, और फार्मर्स जो हैं, किसान हैं, वो अब वीट के लिए, गेहूं की बुआई की शुरुआत कर रहे हैं। तो पंजाब और हरियाणा में, खासकर पंजाब में, जो पैडी के स्टबल हैं, वो उनको लार्ज स्केल में जलाया जा रहा है। तो अभी पीक सीजन है। अगले कुछ दिन तक और भी प्रदूषण जो है पराली के जलने से आपको दिल्ली में एक्सपीरियंस होगा। उसका प्रदूषण का जो इम्पैक्ट है वो दिल्ली में थोड़ा और बढ़ेगा। जी। तो चंद्रभूषण, अगर समाधान की बात करें कि एयर पोल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है, आपने कई बातों का जिक्र किया है कि कंबाइन हार्वेस्टर क्या है, हम आपसे समझना चाहेंगे जिससे आप इस समस्या का समाधान और समस्या दोनों बता रहे हैं। क्यों कंबाइन हार्वेस्टर को रीडिजाइन करने की जरूरत है? क्या कंपनीज जो हार्वेस्टर बना रही हैं उन्हें इसे रीडिजाइन करने की जरूरत है? और क्या सरकार इस आसान से सोल्यूशन को नजरअंदाज कर रही है, जबकि जिस तरह आप कहते हैं कि सबसे आसान तरीका ही सही समाधान होता है? देखिए पूर्णिमा, इससे पहले कि मैं कारण बताऊं पराली जलाने का और कंबाइन हार्वेस्टर का क्या रोल है, जी। मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि जैसे कि आज के दिन में हम बात कर रहे हैं कि 36% पराली के प्रदूषण का कंट्रीब्यूशन है दिल्ली में, या फिर वो 40 या 45% हो जाएगा। जी। ये समझना जरूरी है कि बहुत लोगों के मन में ये अभी भी ये आशंका है, डाउट है कि नहीं नहीं, पंजाब तो 300 किलोमीटर दूर है, वहां से प्रदूषण दिल्ली कैसे पहुंच जाता है। जी। मैं ये समझाना चाहता हूं कि देखिए, पराली कोई हम 1.5 से 2 करोड़ टन पराली जलाते हैं। जी। जो क्वांटिटी जो है वो मैसिव है, 15 to 20 मिलियन टन, मतलब कि 1.5 से 2 करोड़ टन हम पराली ये 2 महीने में जलाएंगे, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। जी। और जब आप 2 करोड़ टन पराली 2 महीने में जलाएंगे तो उसका प्रदूषण जो है वो दिल्ली में जितनी गाड़ियां चल रही हैं और जो सालों भर जो प्रदूषण करते हैं उससे 4 से 5 गुना अधिक है। जी। मतलब ये कि पराली का जो 2 महीने में प्रदूषण है वो दिल्ली की गाड़ियां 12 महीनों में उतना प्रदूषण करती हैं। PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर, जो सूक्ष्म पार्टिकल कहा जाता है, उसके बराबर है। तो ये जो प्रदूषण है जो 2 महीने में जो पराली से आती है वो बहुत ज्यादा है। और उसका अगर छोटा सा भी फ्रैक्शन, स्मॉल फ्रैक्शन भी दिल्ली आता है तो वो दिल्ली में प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ाती है उसको। तो मेरे अंदाज से लोगों के मन से ये डाउट निकल जाना चाहिए कि पराली का कोई इम्पैक्ट नहीं है। पराली का इम्पैक्ट है। जितनी जल्दी हम इस चीज को रियलाइज करें और रिकॉग्नाइज करेंगे तो हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे, जो कि पंजाब के फार्मर के भी हित में है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि हम ऐसा सोल्यूशन लाएं जो कि किसानों के हित में ना हो। कोई भी समाधान जो किसानों के हित में नहीं होगा वो काम नहीं करेगा। इसीलिए मुझे लग रहा है कि समाधान जो अभी के समय हम प्रपोज कर रहे हैं किसानों के लिए, वो किसानों के हित में नहीं है, किसानों को अपने हित में नहीं लग रहा है, इसलिए वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं और पराली जल रही है। तो ये पहली बात मैं आपको बताना चाहता था ना। आपका दूसरा सवाल था कंबाइन हार्वेस्टर को लेके। देखिए, 3 कारण है जिसके कारण पराली जलती है और ये हमें समझना बहुत जरूरी है। कुछ और भी बहुत छोटे कारण हैं, लेकिन ये 3 प्रमुख कारण हैं। पहला ये है कि
पराली कंबाइन, जहां जहां कंबाइन हार्वेस्टर का यूज होता है वहीं पराली जलता है। देखिए, दो तरह से जो धान की कटाई होती है, एक तो आप मशीन से, जिसको कंबाइन हार्वेस्टर कहते हैं, और दूसरा हाथों से काटा जाता है। जी। जहां भी धान की कटाई हाथों से होती है वहां पराली नहीं जलाया जाता, क्योंकि हाथ की कटाई से जो पराली जो छूटती है जमीन में वो 2 से 3 इंच होती है। जी। और जो 2 से 3 इंच जो बचती है उसको आप हल से या रोटावेटर या बाकी मशीन से आप उसको जमीन के अंदर ले जाके उसको आप जमीन में रिसाइकिल कर सकते हैं, और फिर वीट जो है, गेहूं की, आप बुआई कर सकते हैं। कंबाइन हार्वेस्टर कम से कम 1.5 फुट की पराली छोड़ता है जमीन में। जी। तो जो कंबाइन हार्वेस्टर से होता है, वो ऊपर का कंबाइन हार्वेस्टर जो है वो काटता है, जो ऊपर जो जहाँ पे ग्रेन्स हैं, धान है, उसको काट लेता है, और कम से कम 1 से 1.5 फुट पराली जमीन पे छोड़ देता है। अब किसान के पास 3 या 4 विकल्प हैं। पहला है कि वो लोगों को बुलाए और मैन्युअली जो बचा हुआ है 1 या 1.5 फुट उसको काटे। जी। दूसरा विकल्प है कि कोई मशीन लगा के काटे। जी। तीसरा विकल्प है कि वो हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, मल्चर लगा के उसको जमीन में रिसाइकिल कर दे, जो कि सरकार जिस चीज को प्रमोट कर रही है। जी। और चौथा है जला दे। जी। इन चारों में जलाना सबसे आसान, सबसे जल्दी और सबसे सस्ता है। जी। तो किसान को, जो कि उसको भाग दौड़ लगी हुई है कि किस तरह से मेरा पैडी का सीजन खत्म हुआ और वीट सीजन शुरू हो रहा है, पहले तो उसने कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई की, अब हम उनको बोल रहे हैं कि एक और दूसरा मशीन लगा के इसको कुछ ठीक कीजिए, वो किसानों को जमता नहीं है। जी। हाँ, तो ये पहला कारण है पराली जल रही है। दूसरा कारण है कि जहां भी किसान के पास पराली की मार्केट है, चाहे एज ए फॉडर या कोई इंडस्ट्री खरीद रहा है, तो किसान वो पराली काटने के लिए पैसा लगाने को तैयार है। जी। तो वहां जलता नहीं है। तो ऐसे भी पंजाब और हरियाणा में जगह हैं, खासकर हरियाणा में, जहां की कंबाइन हार्वेस्टर के बाद भी किसान पैसा लगा के पराली काट के बेच रहा है, क्योंकि एक मार्केट है। ये दूसरा कारण है। जिसके पास मार्केट नहीं है वो जलाता है। और तीसरा कारण क्या है कि ये समझना जरूरी है कि हमारे यहाँ पंजाब में खासकर बड़े किसान खेती नहीं करते हैं। बड़े किसान खेत को लीज पे देते हैं किसी छोटे किसान को। तो जो टेनेंट फार्मिंग है, जिसको भागीदारी की फार्मिंग कहते हैं, वो पंजाब में बहुत ज्यादा है। और जो टेनेंट फार्मर है वो रिस्क नहीं लेना चाहता। वो टेनेंट फार्मर को आप बोलिए कि आप हैप्पी सीडर लगा लो, सुपर सीडर लगा लो, वो बोलता है भाई मेरे लिए रिस्क है, मैंने जिससे किराए पे जमीन लिया है मुझे उसको पैसा देना है। तो वो टेनेंट फार्मर जलाता है। तो ये 3 मेजर फैक्टर हैं जिसके कारण की पराली जलाई जाती है। और हमें इन तीनों फैक्टर को एड्रेस करने की जरूरत है। जी, आपने बहुत ही अहम बात बताई कि जो करीब 2 करोड़ टन पराली 2 महीने में जला दी जाती है, वो दिल्ली की गाड़ियों से साल भर में निकलने वाला प्रदूषण है उसके बराबर है। वो 2 महीने में जो पराली 4 से 5 गुना ज्यादा है। जी, 4 से 5 गुना ज्यादा प्रदूषण होता है। तो आपने जिस तरह बताया कि कौन से किसान हैं जो पराली जलाते हैं, लीज पर जो खेती कर रहे हैं वो करते हैं ऐसा, और जो लोग कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग कर रहे हैं, और आपने जिस तरह बताया कि 1.5 से फुट पराली नीचे छोड़ देता है वो, तो वो जला रहे हैं, और उनके पास मार्केट नहीं है खरीदने वाला कोई कि जो उनकी उसको खरीद ले जाए। तो आपको क्या लगता है कि जो ये स्ट्रॉ का क्या क्या यूसेज होता है, और क्या जो नॉन बासमती और नॉन बासमती फील्ड हैं, मतलब जो बासमती हैं वो जला रहे हैं या नॉन बासमती वाले जला रहे हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा पूर्णिमा। देखिए, बासमती जो चावल, जो पैडी है, उसका जो स्ट्रॉ होता है, हाँ, वो काफी वैल्यूबल है एनिमल फॉडर के लिए। जी। तो वो जानवरों को खिलाने के लिए वो बहुत, जो बासमती का जो स्ट्रॉ है वो जानवरों को खिलाने के लिए पंजाब और हरियाणा के फार्मर रखते हैं।
जी। और इसीलिए बासमती फील्ड में कंबाइन हार्वेस्टर यूज नहीं करते। जी। बासमती फील्ड है वो जनरली मैनुअली हार्वेस्टिंग होता है पंजाब हरियाणा में, जी। क्योंकि उसके स्ट्रॉ का यूटिलाइजेशन है। मुझे तो कुछ फार्मर, जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो उन्होंने बोला कि कभी कभी तो हम 6,000 रुपये पर एकड़ जो स्ट्रॉ है बासमती का हम बेचते हैं। जी। ठीक है, तो ये काफी वैल्यूबल है। तो इसीलिए बासमती पैडी है उसके फील्ड को जलाया नहीं जाता है, क्योंकि वो मैनुअल हार्वेस्टिंग होता है। जी। जो नॉन बासमती जो पैडी है उसके अंदर सिलिका कंटेंट थोड़ा ज्यादा होता है। जी। उसको फार्मर उसके स्ट्रॉ को थोड़ा जानवरों के लिए अच्छा मानते नहीं है पंजाब हरियाणा में। जी। जबकि नॉन बासमती स्ट्रॉ का यूटिलाइजेशन वेस्टर्न इंडिया में काफी है। राजस्थान, गुजरात में नॉन बासमती स्ट्रॉ का डिमांड भी है। वहाँ पे कंपनियां हैं और फार्मर्स हैं, वो नॉन बासमती स्ट्रॉ को जानवरों को देते हैं, मिलावट करके थोड़ा जो स्ट्रॉ है उसको सॉफ्ट करके जानवरों को खिलाया जाता है। जी। तो पंजाब हरियाणा में लेकिन नहीं खिलाया जाता है। तो जो कि बर्निंग जो है स्टबल का, जो पराली जो जलता है जी। वो नॉन बासमती फील्ड में जलता है। तो यही कारण है कि पंजाब में ज्यादा जलता है और हरियाणा में कम, क्योंकि हरियाणा के जो किसान हैं वो बासमती ज्यादा उगाते हैं, हाँ, बनिस्बत पंजाब के। जी। तो इसीलिए अगर आप पंजाब और हरियाणा को कंपेयर करें तो आपको बड़ा क्लियर नजर आ जाएगा कि हरियाणा में अबाउट 1/4 ही जो जो रेजिड्यू है, पराली है, वो जलती है, जबकि पंजाब में 50 से 60% जलती है। तो और कारण, एक जो मेन कारण है कि आप किस तरह की पैडी ग्रो कर रहे हो, बासमती कर रहे हो या नॉन बासमती कर रहे हो। जी। तो ये बहुत क्लियर है कि जब तक हम जो स्ट्रॉ है पैडी का, जी। उसका हम यूटिलाइजेशन ना, उसको हम यूटिलाइज ना करें तो किसान जलाएगा। इसीलिए फॉडर के अलावा इंडस्ट्रीज में भी इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। एनर्जी इंडस्ट्री कंपनियां खरीद के ले जाती हैं इनको और इससे बिजली का और स्टीम जनरेट कर रही हैं। पेपर इंडस्ट्री में इसका काफी यूटिलाइजेशन है पराली का। इसी तरह से पराली को हम ऑयल में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस बना सकते हैं बायोमास गैसिफिकेशन से। तो पराली का काफी उपाय है। हमें इसके लिए कुछ इंडस्ट्रियां लगानी पड़ेंगी, मार्केट एक्सेस देना पड़ेगा, ताकि जो नॉन बासमती पराली पंजाब हरियाणा में है, जितना फॉडर में चला जाए बहुत अच्छा, गुजरात और राजस्थान में जो ना जाए वो इंडस्ट्री को चला जाए और भी अच्छा, क्योंकि फिर किसान को पैसा मिल जाएगा और किसान को जलाने की जरूरत नहीं है। जी। तो जहाँ जो ऐसे फील्ड है जहाँ पैडी का जो स्ट्रॉ है उसको यूटिलाइज नहीं हो रहा, वहाँ किसान इसे चला रहा है, इंडस्ट्री से कनेक्ट नहीं है, मार्केट एक्सेस नहीं है। अगर ये इंडस्ट्री को चला जाए, इंडस्ट्री उसको प्रोक्योर कर ले, पेपर में यूज हो जाए, इंडस्ट्री में यूज हो जाए, ऑयल गैस में, तो वहाँ इसे नहीं जलाया जाएगा। तो मार्केट एक्सेस की कमी है जो इसे जलाया जा रहा है, और नॉन बासमती पैडी फील्ड में से जलाया जा रहा है। और खासकर जैसे आपने बताया कि हरियाणा में 1/4 है पराली जलाने की घटनाएं, क्योंकि वहाँ बासमती चावल की, और वहाँ पंजाब में 50 से 60% पराली जलाई जाती है, क्योंकि वहाँ नॉन बासमती पैडी की फील्ड है। इसी तरह मैं आपसे समझना चाहूंगी कि सरकार द्वारा जो उपाय किए जा रहे हैं, क्या वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं ला रहे हैं, और क्यों? देखिए, सरकार, अब ये हमें देखना पड़ेगा कि सरकार की नीति क्या रही है पराली को लेकर। सरकार की दो धारी नीति रही है। पहला ये रहा है कि उन्होंने पराली को, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी और सबके कहने पे पराली को जलाने को इलीगल किया, जो कि सही है। आप इतनी प्रदूषण की जो एक्टिविटी है आप उसको लीगलाइज नहीं कर सकते हैं, तो सरकार ने उसको इलीगल किया है, बैन किया है। और फार्मर्स के ऊपर, मैं जब पंजाब और हरियाणा में घूम रहा था तो फार्मर, कुछ गांव पे एफआईआर फाइल की गई जहाँ पे की पराली बहुत जल रही थी। तो फार्मर पे एफआईआर भी फाइल हुई है, इस साल भी हुई है, पिछले साल भी हुई थी, और फाइन भी हुआ है फार्मर्स पे। लेकिन फाइन का कोई जो अमाउंट है वो बहुत अधिक नहीं है, लेकिन वो भी हो रहा है। तो एक तो नीति सरकार की रही है कि हम आपके ऊपर केस फाइल करेंगे और आपको फाइन करेंगे। दूसरी नीति ये रही है सरकार को कि कुछ मशीनरीज हैं
जिसको कहते हैं मशीनरी फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ स्टबल। इसका जी मतलब हिंदी में ये है कि जो पराली है, आप उस खेत में ही आप पराली को किस तरह से जोतें ताकि वो जमीन के अंदर चला जाए। जी उसके लिए कुछ मशीनें हैं, जैसे कि एक मशीन कहा जाता है मल्चर, जी एक मशीन है सुपर एसएमएस, एक मशीन है सुपर सीडर, एक जी मशीन है हैप्पी सीडर। तो काफी इस तरह की मशीनरी हैं जिनको सरकार, अगर कोई किसान खरीदना चाहता है तो उसको 50% सब्सिडी मिल रही है, और अगर एक किसान का ग्रुप खरीदना चाहता है, हाँ, तो उसको जी 80% तक सब्सिडी मिल रही है। तो ये सरकार की नीति रही है कि हम आपको सब्सिडी देंगे इन सीटू मैनेजमेंट के लिए, स्टबल के लिए। जी ये समझना बहुत जरूरी है कि इन सीटू मैनेजमेंट जो स्टबल का है वो भारतीय खेती की पद्धति नहीं रही है। हाँ, जी इसको जीरो टिलेज फार्मिंग कहते हैं, इन सीटू मैनेजमेंट को हम जीरो टिलेज फार्मिंग कहते हैं, कि इसमें आपको जुताई करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप जमीन की जुताई मत कीजिए, आप आप एक ऐसी मशीन लाइए जो पराली को जमीन में डाल देगी और बीज भी बो देगी वहां पे। इसको जीरो टिलेज कहते हैं। कि जो सारी मशीनें हैं वो जीरो टिलेज फार्मिंग की, जबकि सैकड़ों साल से भारतीय किसान टिलेज फार्मिंग करते आ रहा है। जी टिलेज फार्मिंग का मतलब आप पुरानी पिक्चर में भी देखेंगे पूर्णिमा की, वो हल चला रहा है, उसको टिलिंग कहते हैं। हाँ, जी वो जुताई कहते हैं। तो जबकि जीरो टिलेज फार्मिंग का बहुत फायदा है। हाँ, उसमें पानी कम लगता है, सॉइल हेल्थ इंप्रूव होता है, लॉन्ग टर्म में किसान को फायदा भी होता है, जी पैसे भी बचते हैं। लेकिन जीरो टिलेज जो है वो हमने हिंदुस्तान के फार्मर के लिए बहुत नया है। तो अगर हम ये मानते हैं कि किसान होलसेल जीरो टिलेज में मूव कर जाएगा टिलेज से, तो ये थोड़ी हमारी एजम्पशन में प्रॉब्लम है। कोई भी पद्धति इतनी जल्दी बदलाव नहीं आती है, समय लगता है। तो एक जो प्रॉब्लम है हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी में कि वो उस मशीनरी को प्रमोट कर रही है जो कि लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होने का चांस है, शॉर्ट टर्म में नहीं। और तो तब तक इसका मतलब यह है कि शॉर्ट टर्म में स्टबल जलेगा, वही हो रहा है। जी हाँ, क्योंकि कुछ ही किसान इसके ऊपर मूव कर रहे हैं। मैं एक आपको बताता हूँ, मैं एक किसान से मिला जिंद डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में। जी और उनके पास हैप्पी सीडर था, और वो उनके पास कोई 10 या 12 किले की जमीन थी। और मैंने उनसे पूछा कि आप तो हैप्पी सीडर 12 में यूज कर रहे होंगे, 12 किले में। उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, मैं 2 किले में यूज करता हूँ, 10 को जलाता हूँ। तो ऐसे भी किसान हैं जिनके पास हैप्पी सीडर है, और वो हैप्पी सीडर का इस्तेमाल अपनी पूरी जमीन पे नहीं कर रहे। हाँ, क्योंकि उनको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि हैप्पी सीडर से उनको प्रोडक्टिविटी मिलेगा जितना कि नॉर्मल टिलेज एग्रीकल्चर से मिलेगा। जी तो मेरे अंदाज से एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है हमारे करंट पॉलिसी में, कि हम ये नहीं रियलाइज कर रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, उसको हमें प्रमोट करना चाहिए, लेकिन साथ में हमें इंटरिम और शॉर्ट टर्म सोल्यूशन भी प्रमोट करना चाहिए। हाँ, तभी ये स्टबल का इशू बंद होगा। नहीं तो 12-15 साल तक स्टबल का प्रदूषण चलते रहेगा। उसके बाद हो सके जब सारा फार्मर पंजाब हरियाणा का जीरो टिलेज में चला जाता है, तब स्टबल बंद हो जाएगा बर्निंग, और वायु प्रदूषण कम हो जाएगी। तो हमें ये जानना है कि हमारे पास वो 10-12 साल दिल्ली और दिल्ली एनसीआर और हरियाणा पंजाब के खुद शहरों में, आज के दिन में आज का मैं डेटा देख रहा था, हरियाणा पंजाब के खुद शहरों में प्रदूषण सीवियर लेवल पे है, हरियाणा के शहरों में। तो ये हमारे पास उतना समय है कि हम 15 साल तक एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए हम कोई शॉर्ट टर्म मेजर ना लें, तो वो नहीं है हमारे पास। लोगों का ये डिमांड है, और सही डिमांड है, कि आप प्रदूषण से हमारी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते। जी लोगों को सांस की दिक्कत हो रही है, बीमारियां हो रही हैं प्रदूषण से, तो लोग डिमांड कर रहे हैं कि जल्दी से आप ये पराली की समस्या निकालें। तो एक पहला प्रॉब्लम ये। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि इन मशीन सब्सिडी के बाद भी कोई 2500 रुपये पर एकड़ किसान को लगता है, जो कि छोटा किसान अफोर्ड नहीं कर सकता। जी तो जो सरकारी जो पॉलिसी है, एक तो लॉन्ग टर्म है, दूसरा महंगा है, इसी के लिए काम नहीं कर रही है। जी
तो ये महंगी तकनीकों को प्रमोट किया जा रहा है जिन्हें अपनाने में लंबा वक्त लग रहा है, और चाहिए सरकार को कि वो शॉर्ट टर्म या इंटरिम सोल्यूशन निकाले। आपके हिसाब से जी ये शॉर्ट टर्म और इंटरिम सोल्यूशन क्या होंगे? अगर 12-15 साल तक पॉल्यूशन झेलने की स्थिति में तो लोग होंगे नहीं, क्या उनकी हालत हेल्थ की हो जाएगी? और जिस तरह कह रहे हैं कि पॉल्यूशन से आपकी उम्र घटती चली जा रही है, तमाम तरह की समस्याएं, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं लोगों को पैदा हो रही हैं। हरियाणा पंजाब में स्थिति और भी खराब है। जी, देखिए, जो सोल्यूशन है पूर्णिमा, जी वो है कंबाइन हार्वेस्टर। जी कंबाइन हार्वेस्टर प्रॉब्लम भी है, लेकिन वो समाधान भी है। जी और ये एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है। मुझे हमेशा ये बहुत ताज्जुब लगता है कि एक सिंपल ये इंजीनियरिंग सोल्यूशन, इस देश में ये माना जाता है कि इतनी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और हमारे पास आईआईटीज हैं, हम एक सिंपल इंजीनियरिंग सोल्यूशन नहीं निकाल पाए। सोल्यूशन ये है कि हम जो कंबाइन हार्वेस्टर है उसमें या तो एक एडिशनल ब्लेड लगाएं या उसके एग्जिस्टिंग ब्लेड को मॉडिफाई करें, ताकि वो जिस तरह से मैनुअल कट होता है स्टबल, पराली, उस तरह से काटे, 1.5 फीट छोड़ के 3 इंच तक काटे। हाँ, बड़ा सिंपल सोल्यूशन है कंबाइन हार्वेस्टर। अगर पूर्णिमा आप देखिएगा, कुछ वीडियोस हैं यूट्यूब में, मैं आपको इनकरेज करूंगा देखने के लिए, और आपके सुनने वालों को भी इस प्रोग्राम के, कि कंबाइन हार्वेस्टर एक बहुत आधुनिक तकनीक है। देखिए, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में एक बहुत रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, जो कि फार्मर को जो हाथ से कटाई है वही चीज बहुत जल्दी और बहुत एफिशिएंटली करता है। ये माना जाता है कि कंबाइन हार्वेस्टर में एक्चुअली जो ग्रेन लॉस है वो भी कम है। और ये बड़ा सिंपल टेक्नोलॉजी है कि ये जो 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 धान की जो पेड़ है, धान का जो पेड़ है, उसके ऊपर को काटता है ब्लेड से और इसको अंदर ले जाता है अपने मशीन के अंदर, जहाँ की धान और जो स्ट्रॉ है वो अलग हो जाती है। हाँ, तो अभी के समय जो हिंदुस्तान में जो कंबाइन हार्वेस्टर हैं वो बस ऊपर का काटते हैं। हाँ, लेकिन जो मॉडर्न कंबाइन हार्वेस्टर आ रहे हैं, और मैंने पंजाब और हरियाणा में देखा है, पंजाब में मैं उतना समय नहीं बिता पाया, हरियाणा में मैं ज्यादा समय बिताया, वहां पे अब जो कंबाइन हार्वेस्टर नए आ रहे हैं और कुछ विदेशी कंपनी सप्लाई कर रही हैं, वो जिस तरह से एक किसान हाथ से पैडी को काटेगा, एग्जैक्टली उसी तरह से ये मशीन काटती है। जी। एक बार कट गया जी पराली, तो किसान उसको अपने खेत से अलग करता है और फिर मार्केट ढूंढने लगता है। जी। हाँ, क्योंकि अब कट चुका है, वो 200 रुपया एक्स्ट्रा दे चुका है। जो नई जो कंबाइन हार्वेस्टर है उसमें 200 रुपया एक्स्ट्रा लगता है। देखिए, ये डिफरेंस ये है, सरकार जो मशीन दे रही है वो सब्सिडी के बाद भी 2,500 रुपया महंगा है। जी। जो नई कंबाइन हार्वेस्टर है, जो कि पूरी पराली को 2 इंच तक काटती है, जी, उसमें किसान बस 200 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है पर एकड़। तो एक बार पराली कट जाए तो किसान के पास ऑप्शन है इमीडिएटली किसी को बोलने के लिए, देखो मेरे पास पराली है, लेके जाओ। इसका मतलब जो बेचने का जो पोटेंशियल है वो इमीडिएटली इंक्रीज हो जाता है। जी। और यही हो रहा है। मैं कम से कम 7 से 8 गांव घूमा जहाँ की इस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। किसान बोल रहे हैं कि देखिए, कभी हमें इसका 2,000 रुपये मिल जाता है पर एकड़, किस्मत अच्छा हो तो 3,000 मिल जाता है, किस्मत नहीं अच्छा है तो 1,000 मिल जाता है, लेकिन इन तीनों में हम पैसा कमा लेते हैं क्योंकि हमें 200 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है। तो हमारे पास जो इंटरिम सोल्यूशन है वो कंबाइन हार्वेस्टर को मॉडिफाई करने का है, लेकिन ये फाइनल सोल्यूशन भी हो सकता है क्योंकि उसी पराली को हम इन सीटू मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। उस पराली को हम मल्च की तरह अपने खेत में डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है, आप जीरो टिलिंग टेक्नोलॉजी में भी इस पर पराली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे अंदाज से ये एक मिसिंग लिंक है। कंबाइन हार्वेस्टर को रीडिजाइन करना या नई जो वर्जन है कंबाइन हार्वेस्टर को उनका लाना एक मिसिंग लिंक है अभी के समय गवर्नमेंट की पॉलिसी में और एक जो डिजायरेबल पॉलिसी है उसमें। तो मेरे अंदाज से सरकार को इमीडिएटली कंबाइन हार्वेस्टर पे फोकस करने की जरूरत है। जी। और या तो आप कुछ सब्सिडी दीजिए ताकि जो एग्जिस्टिंग कंबाइन हार्वेस्टर है उसको मॉडिफाई किया जा सके,
और नए कंबाइन हार्वेस्टर को प्रमोट कीजिए। उसमें भी मेरे अंदाज से सरकार को पैसा देने की जरूरत नहीं है। कंपनियां, मार्केट इतना बड़ा है कि कंपनियां खुद बेचना चाहेंगी इसको। तो एग्जिस्टिंग जो कंबाइन हार्वेस्टर है उसको मॉडिफाई करने के लिए शायद कुछ पैसे की जरूरत पड़े। नए कंबाइन हार्वेस्टर को सरकार को पैसे देने की जरूरत नहीं है। जी, तो आपने ये सुझाव दिया है कि जो कंबाइन हार्वेस्टर है या तो उसको रीडिजाइन कर लिया जाए, या जो नए कंबाइन हार्वेस्टर आ रहे हैं उनको अपनाने की दिशा में सरकार कुछ प्रयास करें, क्योंकि जो जिस तरह के कोशिशें सरकार की ओर से हो रही है वो महंगी तकनीकों को प्रमोट करना है, उन्हें अपनाने में लंबा वक्त लग रहा है, लगेगा भी, और उसका समाधान भी 12-15 साल तक है नहीं। तो जो समस्या है उसका जो समाधान है वो एक सिंपल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन में छिपा है, आसान सी विज्ञान में उसका समाधान छिपा है। और जिस तरह आपने कहा कि कंबाइन हार्वेस्टर जो रीडिजाइन किए हुए जो नए हैं उनमें ग्रेन लॉस भी कम है, तो उसको उसका खर्चा भी ज्यादा नहीं आ रहा। आप बोल रहे हैं कि 200 रुपए पर एकड़ ही आ रहा है, और किसान के पास ये भी मौका होता है कि वो उसको बेच भी दे 2,000, 2,000, 3,000 पर एक उसके हिसाब से। तो अंत में मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि जो हम बात कर रहे थे कि 36% पराली की धुएं की हिस्सेदारी दिल्ली के प्रदूषण में हो चुकी है, और जो प्रदूषण के मामले में जो ये पराली जलाने की घटनाएं वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। तो ऐसे में अंत में आप क्या कहना चाहेंगे कि इस प्रदूषण को कम करने की दिशा में जो पराली बहुत बड़ा एक प्रदूषण में जिसका हिस्सेदारी है दिल्ली के धुएं में, दिल्ली के प्रदूषण में, उसमें एक जो छोटा सा समाधान छिपा है वो एक छोटे से इंजीनियरिंग सोल्यूशन में छिपा है। आपने बताया कि मार्केट लिंकेजेस की भी आपने बात करी कि जो वीक मार्केट लिंकेज है नॉन बासमती स्टबल के लिए उनको भी दुरुस्त किया जाना चाहिए, इंडस्ट्री में लेकर जाएं उसको, जो पैडी का स्ट्रॉ है और उसको पेपर, ऑयल, गैस में के सोल्यूशन छिपे हैं वहाँ इंडस्ट्री तक लेकर जाए। तो अंत में आपके कंक्लूडिंग कमेंट। मेरा यही है कि देखिए, हमें पराली का जो इशू है उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है जी। पराली का जो प्रॉब्लम है वो एक मशीन के कारण हुआ है जी। और हमें उसी मशीन को ठीक करने की जरूरत है। हमें ना उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 10 अलग मशीन की जरूरत नहीं है। जिसने प्रॉब्लम क्रिएट किया है हमें उसी में सोल्यूशन खोजने की जरूरत है। ये कहा जाता है पूर्णिमा कि कभी कभी हमारे पास सिंपलेस्ट सोल्यूशन हमारे आंख के सामने होता है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। मेरे अंदाज से जो पराली जलाने में का जो प्रॉब्लम है उसमें एग्जैक्टली यही हुआ है कि हम जो सामने जो हमारे पास समाधान है हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो यही मेरा अंतिम कमेंट होगा कि जो सिंपलेस्ट सोल्यूशन है वो ज्यादा काम करेगा और सरकार इस पे फोकस करे तो हमें कुछ शॉर्ट टर्म में कुछ ही सालों में पराली की जो प्रॉब्लम है शायद हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। जी बिल्कुल, समाधान मौजूद है, बहुत ही आसान समाधान है। सरकार इस दिशा में सोचे, काम करे, पॉलिसी फ्रेम करे, किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित करें। 10 अलग मशीनों की जरूरत नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रभूषण इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और बेहद अहम जानकारी आपने दी। शायद इस समय देश भर में सबका ध्यान इस तरफ है कि किस तरह प्रदूषण को कम किया जाए और किस तरह जो पराली की उसमें इतनी बड़ी हिस्सेदारी है उसका समाधान खोजा जाए। तो आपने जिस तरह समाधान सजेस्ट किया, आप बोल रहे हैं आप इतने गाँव में घूमे, इतने फील्ड्स में गए, इतने किसानों से मिले, और जो आपने फील्ड में जाके जो आपने समस्याएं देखी और वहाँ आपने जो समाधान पे आया उस पर फोकस करने की जरूरत है। चाहे तो कंबाइन हार्वेस्टर को रीडिजाइन करें या जो नए आ रहे हैं उन पर फोकस किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और इतनी अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और उम्मीद करते हैं जो भी हमारे लिसनर्स हैं इस कार्यक्रम को सुनेंगे उनको काफ़ी इससे फायदा पहुंचेगा, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी इस दिशा में ध्यान दें। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रभूषण। थैंक यू पूर्णिमा। धन्यवाद।